सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली एवरेज चैप्टर से निकलकर एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, नो डाउट। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत सारे। तो लगभग अगर मैं कहूं तो 6 से 7 क्लास इसमें लगने वाली है। कितने डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं मैं उस हिसाब से बता रहा हूं कि 6 से 7 क्लास मान के चलो इस चैप्टर में। अगर मैं इसे शॉर्ट में कराऊंगा तो ये 3-4 क्लास में निपट जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कराने का कोई मतलब बनता नहीं है कि हम लोग कराएं और आगे बढ़े। नहीं, हम इसे बहुत डिटेल में, बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ करेंगे, क्योंकि इसकी मदद हमें कई सारे चैप्टर्स में मिलने वाली है। आगे इसके एलसीएम एचसीएफ, सडनली हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे थे तो एकदम एलसीएम एचसीएफ कैसे शुरू कर दिया, उसका एक रीजन है बच्चे। एलसीएम एचसीएफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और उसमें हमें एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो यहां से वो एलसीएम लेना भी आप सीख लोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसी बहाने। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क, फिर पाइप सिस्टम, और फिर और आगे चले जाएंगे। ओके, चलो चलें आगे। हाँ, फिर परसेंटेज शुरू कर देंगे। पाइप सिस्टम के बाद में फिर मैं परसेंटेज चैप्टर शुरू कर दूंगा। प्रणाम सभी को, प्रणाम। चलो भैया, बहुत डिटेल में और बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ सर सच में ऐसा होता है। कुछ लोग कहेंगे सर इतना बेसिक क्यों जा रहे हो। शुरू में जब मैं किसी चैप्टर की पहली क्लास करता हूं तो कुछ बच्चे ना बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर क्यों इतना बेसिक और इतना डिटेल क्यों, ये क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में आता है। लेकिन वो धीरे धीरे जब उस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, हर लेवल का, हर टाइप का क्वेश्चन करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि हाँ यार वो भी जरूरी था। वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं बच्चे अपने एलसीएम। एलसीएम से मैं शुरू करता हूं। एलसीएम इधर लिखता हूं और एचसीएफ इधर, एचसीएफ इधर। जरा कोई मुझे बताएगा, ये एलसीएम एचसीएफ से पहले मैं आपसे कुछ और पूछता हूं। अभी नहीं करते इस चैप्टर को शुरू। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि गुणनखंड, जिसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड को फैक्टर, और गुणज जिसको क्या कहते हैं, मल्टीपल, इन दोनों में क्या अंतर होता है? फैक्टर और मल्टीपल, इनका मतलब क्या है? नस नस खोल देंगे इस चैप्टर की, हम लोग नस नस खोल देंगे। मैंने आपसे क्या बोला, आज 12 बजे डल जाएगी बच्चे। आज दोपहर 12 बजे आपकी जो पीवाईक्यू की पीडीएफ थी एवरेज की, वो डल जाएगी। ठीक है, वो सैटरडे संडे में तैयार नहीं हो पाई थी, तो 12 बजे तक डल जाएगी आज। सुनो मेरी बात, गुणनखंड और गुणज दोनों में क्या अंतर है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम लोग। सपोज अगर मैं आपसे यहां पर लिखता हूं 12, मैंने क्या लिख दिया 12, मैं आपसे कहूं कि 12 के फैक्टर बताओ, 12 के गुणनखंड बताओ, तो 12 के गुणनखंड का मतलब है, वो सुनना मेरी बात, वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर जो जिनके पहाड़े में 12 आता हो, जिनके टेबल में 12 आता हो, वो सभी संख्याएं बताओ। ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में 12 आता है? आप कहेंगे सर एक के पहाड़े में तो हर संख्या आती है, 1 सभी का फैक्टर होता है। 2 छिक्के 12, 2 के पहाड़े में भी आता है। 3 चौके 12, 3 के पहाड़े में भी आता है। 4 तिया 12, 4 के पहाड़े में भी आता है। क्या 5 के पहाड़े में 12 आता है? ना। 6 के पहाड़े में आता है, 6 दूनी 12, 7 के में नहीं आता, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, और खुद 12 के पहाड़े में आता है, 12 एकम 12। क्या इनके अलावा ऐसी कोई संख्या आपकी नजर में है जिसके पहाड़े में 12 आता हो? तो मुझे बता दो, फिर मैं भी अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट कर लेता हूं। ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़े में 12 आता हो, प्राकृतिक संख्या बताना, नेचुरल नंबर।
ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या, ऐसा कोई नेचुरल नंबर जिसके पहाड़े, जिसके टेबल में 12 आता हो, नहीं है। ओके, जरा मुझे बताना आगे। 20, वो संख्या जिनके टेबल में 20 आता हो, जिसके पहाड़े में 20 आता हो, आप कहेंगे 1। एक के पहाड़े में सब आता है, 2 धाम 20, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 पंजे 20, 5 चौकू 20, फिर 10 दूनी 20 और फिर 20 एकम 20। ये सभी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में 20 आता है। यानी कि मैं कोई भी यहां नंबर लिखूं, कोई भी यहां संख्या लिखूं, आप उसके फैक्टर, आप उसके गुणनखंड तुरंत बता देंगे, ऐसी संख्या जिनके पहाड़े में वो संख्या आती हो। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या ये जो संख्या होती है, कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ऐसी संख्या है जिनके पहाड़े में 12 आता है। 6 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 20 आता हो। यहां 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में 20 आता है। 6 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 20 आता हो। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया गुणनखंडों की संख्या जो होती है ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो लिमिटेड होती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं बच्चा, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड, काउंटेबल जिसको कह सकते हो, काउंटेबल जिसको कह सकते हो, जो जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सके उसको कहते हैं काउंटेबल, जिसको गिना जा सके। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं कि भाई इतने फैक्टर हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मल्टीपल्स की बात करूंगा, गुणज की, सपोज मैंने आपसे कहा मुझे 6 के गुणज बताओ, क्या होंगे? 6 के गुणज, तो 6 के गुणज का मतलब है वो सभी संख्याएं जो 6 के पहाड़े में आती हो, वो सभी संख्याएं जो 6 से डिवाइड होती हो, वो सभी संख्याएं जो 6 से कटती हो, वो सभी संख्याएं। आप कहोगे सर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ऐसे जा जाके 6n। और जहां पर n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या आप यहां पर रखो और 6 से गुणा करो, वो संख्या 6 से कटेगी। यानी कि वो सभी 6 धाम 60 तक मत जाना। आपने 6 धाम 60 तक का पहाड़ा पढ़ा है, वह टेबल पढ़ा है। 60 से ऊपर भी जीवन है, 60 नंबर से ऊपर भी जीवन है भैया। 66, 72, तो 6 धाम 60 तक ही वो संख्या नहीं है जो 6 से कटती है। तो ऐसी अनगिनत संख्याएं होंगी या हो सकती हैं जो 6 से कटती हो। अगर मैंने आपसे कहा जरा मुझे बताओ 11 के गुणज, तो क्या होगे? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ऐसे कर करके 11n। यानी कि वो संख्या भी इनफाइनाइट, अनगिनत हो सकती है, अनगिनत, इनफाइनाइट जा सकती हैं जो 11 से कटेंगी। तो यहां से मुझे पता चला कि भैया जो गुणज की संख्या होती है, जो गुणज की संख्या होती है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो होते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मल्टीपल्स, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तो मल्टीपल्स तो अनंत हो सकते हैं, गुणज अनंत हो सकते हैं, लेकिन गुणनखंड हमारे लिमिटेड होंगे। गुणनखंड क्या होंगे? लिमिटेड होंगे, फिक्स होंगे। तो क्या इन दोनों में आपको अंतर पता चला? चलिए, इन दोनों में अंतर पता चला तो अब हम चलते हैं आगे। इधर लिखता हूं मैं एलसीएम और इधर लिखता हूं मैं एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म बताना जरा मुझे, क्या होगी? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है बच्चा, एल बोले तो लीस्ट, सी बोले तो कॉमन और एम बोले तो मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल जिसको हम अभी क्लियर करके आए हैं, अभी क्लियर करके आए।
H बोले तो हाईएस्ट, हाईएस्ट, C बोले तो कॉमन, और F बोले तो फैक्टर, वो फैक्टर जिसको हम अभी क्लियर करके आए हैं गुणनखंड। M बोले तो मल्टीपल, जिसको अभी पढ़ के आए हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है भैया, लीस्ट होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा। और C बोले तो कॉमन, यानी कि समान, एक समान सेम दिखने वाला। और मल्टीपल बोले तो गुणज, मल्टीपल बोले तो गुणज। ठीक है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, महत्तम जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा। कॉमन यानी कि समान, और फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो अब आप एक चीज समझना, जब भी हम HCF की बात करेंगे तो हम गुणनखंडों की बात करेंगे। वो गुणनखंड जो लिमिटेड होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो फिक्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। और उन्हीं फिक्स, उन्हीं काउंटेबल, उन्हीं गिने जा सकने वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या चाहिए हमें, कॉमन वाली। गुणज इन्फोनाइट, अनंत हो सकते हैं, और उन्हीं में हमें सबसे छोटे वाला चाहिए। जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो गुणज चाहिए सबसे छोटे वाला, जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो गुणनखंड चाहिए सबसे बड़े वाला। बात क्लियर है? चलो अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। भाई सपोज मैंने एलसीएम 2-3 संख्या में ले लेता हूं। मैंने यहां पर लिया 4, मैंने लिया 6, और मैंने लिया सपोज 8। मैंने कहा 4, 6 और 8, जरा मुझे बताओ इनके मल्टीपल्स, मल्टीपल्स लिखो इनके। मुझे 4, 6, 8 का एलसीएम लेना है, तो मुझे 4 के गुणज चाहिए, 4 के गुणज, 4 के गुणज 8, 10 लिख दो, 8, 10, 12 लिख दो, जो भी लिखने हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36। इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। ये 6 पे आ जाओ, नहीं 12 आ जाओ, 4, 6 और हाँ चलो 8 ही ले लो, जब तुमने ले ही लिया है तो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजू 30, 6 छिंग 36, 6 सत्तू 42, 6 8 48। ये आगे बढ़ता जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, और ये भी आगे बढ़ता जाएगा। इनफिनिट कहां तक लिखोगे? अब आपने क्या किया, देखो एलसीएम जब भी निकालते हैं ना, तो सबसे पीछे वाले से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिए? गुणज। 4, 6, 8 के गुणज ले लिए। अब पीछे से सेकंड नंबर पे क्या आता है? कॉमन। वो संख्या देखो जो तीनों में कॉमन है। क्या 4 कॉमन है? 8 कॉमन है? नहीं, इसमें 8 नहीं है। क्या 12 कॉमन है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 16 कॉमन है? इन दोनों में है, 16 इसमें नहीं है। 20 नहीं है। 24 है क्या? तीनों में कॉमन होनी चाहिए वो संख्या, तीनों में कॉमन, क्योंकि हमें क्या चाहिए? कॉमन, तीनों में कॉमन। और हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा। सबसे छोटा यानी कि जो सबसे पहले ही कॉमन मिल गया हो। क्या इसके आगे भी हमें संख्या मिल सकती है जो तीनों में कॉमन हो? यस और नो में जवाब दो। कुछ बच्चों ने मेरी लाइन सुनी ही नहीं जो मैंने बोला। मैंने बोला 24 ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। मेरा क्वेश्चन है, क्या 24 से आगे भी ऐसी संख्याएं मिल सकती हैं जो तीनों में कॉमन हो? यस और नो। 24 से आगे भी मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको, इनके मल्टीपल्स और थोड़ा आगे तक लिखूंगा, मिल जाएंगी मुझे। हाँ, वेरी गुड। और कितनी मिलेंगी? अनंत मिलेंगी। भाई जैसे चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या 24 मिली, तो आपका एलसीएम क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया 24। क्या हो गया बच्चा? आपका एलसीएम हो गया 24। अब एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। मैंने एग्जांपल लिया 4, 6 और 12।
4, 6 और 12, 3, 6 और 12 ले लेते हैं। चलो 3, 6 और 12, 3, 6 और 12 का एलसीएम बताओ क्या होगा। 3, 6 और 12 का, तो आप क्या करो, आप 3 के मल्टीपल्स लिख दो। मल्टीपल्स, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 30, 33, 36, और ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे 6 के 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजू 30, 6 छिंग 36, 6 सत्तू 42, 6 आठ 48, 6 निम्मा 54, 6 धाम 60, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजू 60, 12 छिंग 72, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई। अब हमने मल्टीपल्स तो लिख दिए, अब हम क्या करेंगे, कॉमन, कॉमन मल्टीपल्स जो तीनों में कॉमन हो। 6, 6 इसमें नहीं है, 12 कॉमन है, ये ले लो तीनों में। 12 के बाद में और क्या कॉमन आ रहा है, 24, 24 कॉमन आ रहा है बच्चे, ये रहा 24। 6 चौक 24 कहां गया, यहां से 6 चौक 24 तो हमने लिखा ही नहीं। 6 चौक 24 कौन लिखेगा, 6 चौक 24, 6 पंजू 30, ऐसे। तो भैया कॉमन आ रहा है 24, ये रहा और ये रहा, 24 तीनों में कॉमन आ गया। 24 के बाद भी ऐसी कोई संख्या है जो कॉमन आ रही है, हां सर 36 है, ये रही 36, ये रही 36, ये रही 36। यानी कि ऐसी अनंत संख्याएं मिलेंगी, अनंत, इन्फोनाइट मिलेंगी, इन्फोनाइट, जो कॉमन मिलती जाएंगी। लेकिन हमारा टारगेट है किस पर, एलसीएम, यानी कि मल्टीपल गुणज। सी मतलब कॉमन होना चाहिए और एल मतलब होना चाहिए लीस्ट, सबसे छोटा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एलसीएम आपने 3, 6 और 12 का 12 क्यों लिया, 24 क्यों नहीं होगा। 3, 6 और 12 का एलसीएम 24 क्यों नहीं होगा, 24 भी तो है जो 3, 6 और 12 में कॉमन है। लेकिन जवाब है आपका लीस्ट, एल, सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या ही आपका एलसीएम होती है जो तीनों में कॉमन हो। बात समझ में आई। क्यों, क्यों हम एलसीएम में सबसे छोटे वाले संख्या को ही जो तीनों में कॉमन हो उसे हम एलसीएम मानते हैं, क्योंकि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए जो कॉमन हो और जो गुणज हो सभी का, जो सभी का क्या हो, मल्टीपल हो। ओके चलो, अब आपको मैं और थोड़ा एलसीएम में डिटेल में चलते हैं। एचसीएफ के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब एलसीएम में घुस गए हैं तो अब हम एलसीएम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं। देखो एलसीएम और एचसीएफ वो हैं जिसको आपने क्लास में ना, सर थोड़ा डीप में पढ़ाइए। एक स्विमिंग सूट ले लूं फिर मैं, इससे ज्यादा डीप में तो पानी में समुद्र में जाके ही पढ़ाया जा सकता है। इससे ज्यादा डीप तो बच्चे समुद्र में जाके ही पढ़ाया जा सकता है। इससे ज्यादा डीप और क्या पढ़ाऊं मैं, या तो तुम मजाक कर रहे हो या तुम सीरियस नहीं हो पढ़ाई के लिए, इन दोनों में से कोई एक चीज है। इससे ज्यादा डीप तो एक ही हो सकता है कि अगर मैं ये लिख रहा हूं लीस्ट, तो मैं आपको बताऊं एल, एल फॉर लायन, ई, ई फॉर एलिफेंट, ए फॉर एप्पल, एस, एस फॉर क्या होता है, सन, और टी फॉर क्या होता है, क्या होता है टी फॉर, टाइगर, टी फॉर टाइगर। ऐसे पढ़ाऊंगा इससे डीप में जाके तो तुम्हें मैं, कि भैया जो लीस्ट होता है ना, लीस्ट में एल फॉर लायन, ई फॉर एलिफेंट, ए फॉर एप्पल, एस फॉर सन, टी फॉर टाइगर, ये होता है। इससे ज्यादा डीप तो यही हो गया। फिर इतने डीप में पढ़ाऊं, सुनो कहां था मैं। एलसीएम एचसीएफ वो चीज है जो हम चौथी पांचवी क्लास में हमको पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक। तो मैं कहूंगा कि एलसीएम, अब जो सवाल बनते हैं ना, वो आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि भैया 36, 72, 100 का एलसीएम बताओ, बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपको निकालना हो तो आप अपने उसी बेसिक तरीके से एलसीएम निकालो। निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं यहां पर फैक्टर से लिख दूं,
मल्टीपल्स लिख दूं, उसको तोड़ दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं संख्याओं के, और मतलब खामखा के मैं आपको 3-4 तरीके पढ़ा दूं एलसीएम निकालने के, और फिर लास्ट में आपसे कहूं कि यार जो वही तरीका था जिससे हम स्कूल में एलसीएम निकालते थे, ये वाला, ये बेस्ट है। आज भी मैं वही कहूंगा कि यही तरीका एलसीएम अगर किन्हीं संख्याओं का निकालना पड़े तो ये तरीका बेस्ट है। बहुत सारे, मैं कह रहा हूं ये नहीं है कि इसके अलावा तरीके नहीं, बहुत सारे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करो संख्याओं का और वहां से पावर, मैक्सिमम पावर को उठा लो। लेकिन मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है, तब तक आप फैक्टराइजेशन करोगे, तब तक तो आप इससे एलसीएम निकाल दोगे, तब तक तो आप इससे एलसीएम निकाल दोगे। तो बढ़िया है कि आप अपने इस वाले तरीके, जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे बताना 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। अब आप फैक्टराइजेशन वो मत करना, मल्टीपल्स मत लिखना, जो कॉमन वाला तो मैंने आपको समझा दिया, कॉमन वाला तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप अपने उसी ओरिजिनल तरीका जो आपने स्कूल में पढ़ा उस तरीके से एलसीएम निकालो। फिर मैं एक छुटकू सा तरीका और बताऊंगा आपको, छुटकू सा तरीका है वो जिसका यूज हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में करेंगे, समय और कार्य में, ठीक है। वो तरीका उसके लिए हमें संभाल के रखना है साइड में, वो छुटकू सा तरीका। यहां आप अपने उसी तरीके से निकालो जो आपने स्कूल में पढ़ा। क्या ये तीनों संख्या 2 से कट रही हैं? 2 से जाएंगे 2 छिक्कू 12, 2 12 24, 2 से जाएंगे 18। क्या फिर 2 से काट दूं? 2 तिया 6, 2 छिक्कू 12, 2 नाम 18। क्या फिर 2 से काट दूं? तीनों में एक संख्या तो है 2 से कटने वाली, 6, 2 से फिर लिख दो। 3 को ऐसे ही लिख दो, 2 से नहीं कटा, 2 तिया 6। 9 को ऐसे ही लिख दो क्योंकि ये भी 2 से नहीं कटा। अब 3 से आ जाओ, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, और फिर 3 से आ जाओ। हमें तब तक ये करते रहना है जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए। अब जो संख्या हमारी ये है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, कितना आ गया? 72। ये एलसीएम है। अब ये तरीका तो आपको आना चाहिए जो बेसिक तरीका है। अब मैं एक छुटकू सी ट्रिक आपको बता रहा हूं जिसको कहां यूज करेंगे, जिसको यूज करेंगे टाइम एंड वर्क में, समय और कार्य में इसका बहुत काम आने वाला है इस ट्रिक का। दरअसल समय और कार्य में जो संख्याएं, जो नंबर्स यूज होंगे ना, वो बड़े आसान आसान संख्याएं होती है। दिनों की संख्या, समय और कार्य जब पढ़ेंगे ना, वहां दिनों की संख्या होती है और वो बड़ी आसान आसान सी होती है 99% सवालों में। तो वहां पर ये ट्रिक 100% काम करेगी। आपके पास संख्या है 12, 24 और 36। 12, 24 और 36, समझना बात को भाई। हमने जब बेसिक पढ़ा तो आपको मैं पीछे लेकर चलता हूं थोड़ा यहां। जब मैंने 3, 6 और 12 की बात करी तो मैंने 3 के मल्टीपल किए तो जो एलसीएम था 12, वो चौथी संख्या पे जाके मिला। जब मैंने 6 के मल्टीपल करे तो जो 12 था वो दूसरी संख्या पे जाके मिला। लेकिन जब मैंने 12 के मल्टीपल किए तो पहली संख्या पे ही 12 मिल गया मुझे। ये बात तो श्योर है कि हमारा एलसीएम तीनों के पहाड़े में, तीनों के टेबल में आने वाली संख्या होगी। और सबसे पहले किसके पहाड़े में मिलेगी? जो हमारा एलसीएम होगा वो संख्या सबसे पहले किसके टेबल में मिलेगी? सबसे पहले मिलेगी जो संख्या सबसे बड़ी होगी, उसके टेबल में सबसे पहले हमें हमारा एलसीएम वाली संख्या मिलेगी। 3 के पहाड़े में भी है, 6 के में भी है, 12 के में भी है, लेकिन सबसे पहले मिलेगी 12 के पहाड़े में। जैसे हमने यहां भी देखा कि 4 के पहाड़े में 24 हमें यहां जाके मिला, 6 के पहाड़े में 24 यहां जाके मिला, लेकिन 8 के पहाड़े में 24 तीसरे नंबर पे ही मिल गया। तीसरे नंबर पे 1 2 3, क्योंकि 8 सबसे बड़ी संख्या थी। तो सबसे बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ो, सबसे बड़ी वाली संख्या का टेबल पढ़ो और उस संख्या पे रुको जो 24 से भी कटे और 12 से भी कटे, जो 24 से भी कटे और 12 से भी कटे। सबसे बड़ी वाली संख्या को उठाना है। जैसे 36 एकम 36, क्या 24 के पहाड़े में आता है 36? ना, दोनों के पहाड़े में आना चाहिए। फिर 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 12 छिंग 72, यही आपका एलसीएम हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताना
11, 22 और 33। एलसीएम बताना जरा इसका। 11, 22, 33 का एलसीएम बताना। तो आप सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ोगे, सबसे बड़ी वाली, और आप कहोगे 33 एकम 33। 22 के पहाड़े में 33 नहीं आता, क्योंकि 22 दूनी 44 होता है। फिर 33 दूनी 66, 22 तिया 66, 11 छिक्के 66। यही एलसीएम हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क में ये बहुत काम करेगी, ये ट्रिक बहुत काम करेगी टाइम एंड वर्क में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, जरा मुझे बताना, अठारह, 36 और 48। 18, 36 और 48 बताओ। 18, 36 और 48 अपने बेसिक से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर से सीखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। हाँ, आप कहेंगे सर बड़ी बड़ी संख्या 874, 975, भैया उससे नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्या बोला, ये ट्रिक बहुत छोटी छोटी संख्या है जो टाइम एंड वर्क, इसीलिए तो मैंने टाइम एंड वर्क यूज किया। वो जो बड़ी बड़ी संख्या है उसके लिए हमारा ये वाला तरीका है फिर। और ये भी नहीं है तो फिर एक डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, फिर हम विभाज्यता का नियम। टेंशन मत लो, ये चैप्टर अल्टीमेट तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। बहुत समय देंगे इस एलसीएम एचसीएफ में भी। हर चैप्टर में समय दे रहे हैं ना, तो इसमें भी समय देंगे। मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। देखो, 48 एकम 48 36 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। 48 दूनी 96, क्या 36 के पहाड़े में 96 आता है? 36 दूनी 72, 36 तिया 108 ना। 48 तिया कितना होता है? 144। क्या 36 के पहाड़े में आता है? हाँ। 36 चौके 144, 18 अट्ठे 144, तो 144 एलसीएम हो गया। क्या हो गया? 144। 144 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ओके, तो एक ये तरीका हो गया। अब इतनी बात एलसीएम में क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एचसीएफ के पास। किसके पास चलते हैं? एचसीएफ के पास। यस, यहां पर कहानी थी एलसीएम की, हमने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देखा। अब एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर दोनों को पैरेलल, दोनों को समांतर लेके चलेंगे हम। जब टाइप वाइज चलेंगे ना, तो दोनों को समांतर रूप से लेके चलेंगे। अब देखिए जरा, एचसीएफ देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा होना चाहिए, समान होना चाहिए, और गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताइए। गुणनखंड क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं? यानी कि वो संख्याएं जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में वो संख्या आती हो जिसके गुणनखंड आप निकाल रहे हैं। जैसे, और एचसीएफ निकालने की तो ट्रिक है, एचसीएफ निकालने की तो ट्रिक है, बड़ी बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन पहले एचसीएफ निकालना सीखो। वो ट्रिक अगर मैं पहले बता दूंगा तो फिर आप ये नहीं सीखोगे जो मैं सिखा रहा हूं, इसलिए पहले मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखो, फिर ट्रिक। क्या पूछा मैंने आपसे? 8 और 12 और 16। एचसीएफ बताइए क्या होगा? या 8, 12, 16, पहले यहां लिखो 8, यहां लिखो 12, यहां लिखो 16। इसके गुणनखंड बताओ सारे के सारे। फैक्टर्स क्या होंगे? 8, 12, 16 के फैक्टर्स। फैक्टर्स वो सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में 8 आता हो, जिनके पहाड़े में 12 आता हो, जिनके पहाड़े में 16 आता हो। लिमिटेड होंगी। क्या होंगी? लिमिटेड होंगी। तो 1 से शुरू करो भैया। 8 किस किस के पहाड़े में आता है? 1, 2, 4 और खुद 8। ये 4 संख्याएं जिनके पहाड़े में आता है। फिर हम देखेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इन सभी के पहाड़े में 12 आता है। फिर हम कहेंगे 16, 1, 2, 4, 8, 16, इनके पहाड़े में 16 आता है। ये सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब हम देखेंगे, गुणनखंड लिख दिए। अब हम देखेंगे कॉमन, समान। समान गुणनखंड कौन कौन से हैं? भैया एक तो समान गुणनखंड ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 4,
क्या और कोई है? 8 है क्या? नहीं, इन दोनों में है, इसमें 8 नहीं है। यानी कि हमें 3 समान गुणनखंड मिल गए। अब जो असली डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा ये क्या चाहिए हमें? हाईएस्ट, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो आपका सबसे बड़ा ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। यानी कि आपका HCF क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा बच्चा 4। गुणनखंड तो बहुत सारे मिल सकते हैं जो कॉमन हो, जो कॉमन है वो बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ा फैक्टर। हमें क्या चाहिए बच्चा? सबसे बड़ा फैक्टर। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे इसी 8, 12, 16 की ही मैं बात करता हूं। 8, 12 और 16 अपने उस तरीके से पढ़ते हैं जो हमने स्कूल वगैरह में पढ़ा है। ये वाला तरीका स्कूल में पढ़ा, ये वाला तरीका। तो इस तरीके से बताना जरा, इस तरीके से। अब जब भी हम HCF ले रहे हो तो HCF के केस में कॉमन, अगर मान लो मैं 3 संख्या या फिर मैं 2 संख्या का HCF ले रहा हूं और यहां पर जो मैं संख्या लिखूंगा वो तीनों से कटनी चाहिए, वो तीनों को काटनी चाहिए, सॉरी, तीनों संख्या को डिवाइड करनी चाहिए। मान लो मैं यहां पर 3 ले लेता हूं, जैसे 3 चौके 12 है, 8 यहां पे लिख दूं, 3 चौके 12 और 16 नहीं कट रहा, 16 यहां लिख दूं। ऐसा नहीं कर सकता मैं। HCF के केस में ऐसा नहीं हो सकता बच्चा। HCF के केस में मेरे भाई आप यहां वही संख्या लिखोगे जो संख्या तीनों को काटती हो। जैसे 2 लिख दिया, 2 चौको 8, 2 छिक्को 12 और 2 अट्ठू 16। क्या अब कोई ऐसी संख्या मैं यहां लिख सकता हूं जो तीनों को काटती हो? हां सर, 2। अगेन क्या? अगेन 2। 2 फिर तीनों को काटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। क्या अब ऐसी कोई संख्या है जिसे मैं यहां लिख सकूं जो तीनों को काटती हो? बताइए, कोई ऐसा नंबर जो तीनों को काटता हो? सर 2 इन दोनों को काटेगा, 3 को नहीं काटेगा। तो फिर यहां पर अब कोई संख्या नहीं लिखी जा सकती। तो जो भी संख्या है इन्हीं की ही मल्टीप्लाई कर दो, इन्हीं की क्या कर दो? इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चा? यही आपका HCF हो जाएगा। यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये आपका पुराना तरीका है जो स्कूल वगैरह में आपको सिखाया जाता है कि कॉमन संख्या को उठाना है। चाहे मैं 3 संख्या ले रहा हूं, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 2, वो संख्या लिखनी है जो सभी को काटे, जो सभी को डिवाइड करे। मान लो ऐसी कोई संख्या है, सपोज अगर मैंने आपसे पूछा 8, 12 और 17, जरा मुझे बताना HCF क्या होगा इसका? बताओ मुझे इसका HCF क्या होगा? आप कहेंगे कि सर यहां तो गड़बड़ है, यहां तो क्या है सर? यहां तो गड़बड़ है। गड़बड़, गड़बड़ क्या है कि भैया 2 लिख नहीं सकते, 2 लिख नहीं सकते क्योंकि इसको काटेगा, इसको काटेगा, 17 को नहीं काटेगा। 17 एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर हो गया जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती हैं, केवल 2 के पहाड़े में आती हैं, या तो खुद या फिर 1। 3 से काटोगे, इसको काट देगा, इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे आप यहां लिख सको सिवाय सिवाय 1 के, क्योंकि 1 के पहाड़े में तो सब आ जाते हैं, है ना भैया। देखो जैसे यहां मैं 8 से कहूं तो 8 के फैक्टर्स बताओ जरा मुझे। 1, 2, 4 और 8। जरा मुझे 12 के फैक्टर बताओ। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। जरा मुझे 17 के फैक्टर बताओ। तो आप कहोगे सर 1 और 17, केवल 2 ही संख्या है जो इसके फैक्टर है। फिर कॉमन ढूंढना है तो ये 1 ही तो कॉमन आ गया, 1 ही तो कॉमन आया। 1 के अलावा कुछ कॉमन होगा ही नहीं। चेक कर लो, 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमारा जो HCF होता है बच्चा, वो हमेशा और हमेशा 1 होता है। क्यों होता है? ये ऐसे होता है क्योंकि 1 तीनों में कॉमन है। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, क्या यहां तक की स्टोरी क्लियर है? क्या यहां तक की स्टोरी क्लियर है HCF की? बताओ बच्चा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं HCF निकालने की ट्रिक बताता हूं आपको।
ठीक है। अब HCF की ट्रिक, HCF की ट्रिक क्या होती है? हमें कोई इस तरीके से नहीं करना, HCF का क्वेश्चन नहीं करना इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं करना। फिर क्या करना है HCF में? जैसे मैं कुछ संख्या लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा 8, मैंने यहां पे लिखा, नहीं यहां पे लिखेंगे 12, 18 और 27, 12, 18, 27। अब मैं आपसे कहता हूं HCF बताओ, 12, 18 और 27 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको मैंने कई सारे बात बता दी कि भैया आपने उस पुराने वाले तरीके से कर लो, आप इसके फैक्टर्स लिख लो, गुणनखंड लिख लो, जो कॉमन है सबसे बड़ा है उसको उठा लो। लेकिन मैं कहूंगा कि वो सब आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर भी एक बढ़िया सा तरीका है, एक बढ़िया सा डोज है जो मैं आपको अब देने वाला हूं। क्या है वह डोज, जरा देखना। आपके पास 3 संख्या है, आप इन तीनों में ऐसी 2 संख्या ढूंढ सकते हो जो सबसे नजदीक हो, वो संख्या जो सबसे नजदीक संख्या हो, सबसे नजदीक। ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं, वो 2 संख्या जो सबसे नजदीक हो, जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। 12 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? 6। 18 और 27 का अंतर 9, 12 और 27 का अंतर 15। तो सबसे नजदीक तो 12 और 18 ही मिल गई हमें, तो उनका अंतर लिख लो, कितना है? 6। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, उस बात को सुनना जरा गौर से। मैंने 2 सबसे नजदीक संख्या देखी, 12 और 18, और मैंने कह दिया 6। अब मैं बोलने जा रहा हूं कि हमारा जो HCF होगा ना, हमारा जो HCF होगा वो 2 सबसे नजदीक संख्याओं के, 2 नजदीक संख्याओं के अंतर का गुणनखंड होगा। HCF will be factor of difference of two adjacent number। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे HCF will be factor of difference of two adjacent number। 2 नजदीक संख्याओं के अंतर का ही गुणनखंड। यहां पर अगर अंतर आ गया 6, तो आपका HCF या तो 6 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 6 का कोई गुणनखंड, 6 का कोई फैक्टर। 6 का फैक्टर यानी कि वो संख्या जिनके पहाड़े में 6 आता हो, जैसे 1 हो गया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, या फिर 6 एकम 6। इन 4 में से ही कोई आपका आंसर होगा, इन चारों में से ही कोई आपका आंसर होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सर कौन सा हमारा आंसर होगा? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अंतर लेना है। अब जो अंतर आया, जो डिफरेंस आया, आप इस डिफरेंस से तीनों को डिवाइड करके देखोगे, तीनों संख्याओं को काट कर देखोगे। अगर इस डिफरेंस से तीनों संख्या कट गई तो 6 हमारा आंसर है। जैसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, लेकिन 27 नहीं कटा, लेकिन 27 नहीं कटा 6 से, तो फिर 6 हमारा आंसर नहीं है। तो फिर क्या करना है? 6 का गुणनखंड। तो 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड, भाई 6 के गुणनखंड 1 के पहाड़े में, 2 के में, 3 के में और खुद 6 के में। तो 6 तो आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि 6 से तो नहीं कटी तीनों संख्या। तो फिर 6 के बाद में चेक करना है 3 को, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए, हाईएस्ट। मैं 2 को भी चेक कर सकता हूं, 1 को भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे 6 के बाद में 3 को चेक करना है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो क्या मैं 3 को अगर मैं चेक करूं, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 नाम 27, कट गई, यही HCF हो गया, यही हमारा HCF हो गया। अरे बहुत जल्दी होती है सॉल्यूशन, अभी मेरे समझाने में टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करोगे ना, ऐसे बहुत स्पीड से, बिना पेन उठाए ऑप्शन से हो जाएंगे सॉल्यूशन, ऑप्शन से ही। ओके, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर ले, कुछ सवाल कर ले भैया, टाइप बन के बहुत छुटकू छुटकू से सवाल कर लेते हैं। ये सवाल देखिए जरा।
कह रहा है कि 672 और 7056 का एलसीएम बताइए क्या होगा। 672 और 7056 का एलसीएम। कल परचेज किया है बैच, क्या करें? शुरू से क्लास करो, अभी मत करिए बच्चा। आज से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि आज एलसीएम एचसीएफ नया चैप्टर शुरू हुआ है, तो आज से भी कर सकते हो। पीछे का जो बैकलॉग है उसे सैटरडे संडे में कवर कर लेना। बीच में जुड़े होते तो मैं कहता शुरू से जोड़ो, आज तो पहली एलसीएम एचसीएफ है, तो आज से भी हो चल जाएगा काम। 672 और 7056 भाई, यहां 672 लिखता हूं मैं 672 और यहां लिखता हूं 7056 7056। अब देखो, मैंने इसलिए बोला था कि एलसीएम की ना वो बेसिक तरीका आपको आना चाहिए एलसीएम का। अब ना तो मैं इसके गुणज लिख सकता हूं 7056 का पहाड़ा पढ़ो भैया, ना मैं इसका लिख सकता हूं 672 का पहाड़ा पढ़ो, फिर जो कॉमन हमें मिले। बड़ी संख्या है, क्या है? बड़ी संख्या है। तो फिर क्या करें भाई साहब? फिर अपने उसी बेसिक मेथड से देख लेते हैं एक बार, उसी बेसिक मेथड से कि भैया यहां 4 से जा सकता हूं क्या? मैं 4 से कटेंगी दोनों संख्या, 4 एकम 4, 2 4 छिंग 24, 4 अट्ठू 32, 4 एकम 4, 3 4 सत्ते 28, 4 छिंग 24, 4 चौक 16। क्या फिर 4 से काट सकता हूं क्या मैं इसको? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16, 4 एकम 4। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी कोई संख्या है तीनों से कट रही? 3 से कट रही है ना? 3 से, तो आप कहोगे 3 से कटेंगे 14 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। 7 से कट रही है, अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, अब 2 से ले लो, 1 और 21 ऐसे ही आ जाएगा। अब 21 को ले लो, 1 और 1। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब जो संख्या है इनकी मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? इनकी मल्टीप्लाई। तो 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 21, भाई बड़ी संख्या है ना आंसर तो हमारा। तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 7 कितना होता है? 48 गुणा 7 गुणा और 21 दूनी 42, या फिर अभी रुक जाओ, 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28 और 5 32, और फिर इसकी 2 में गुणा कर दो। तो 2 छिक्कू 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, और फिर इसकी 21 में कर दो। मैंने सबकी गुणा की आपस में। 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 की 7 में करी 326, 326 की 2 में करी 652, अब 652 की 21 में कर रहा हूं मैं। तो 21 दूनी 42, 4, हालांकि यूनिट डिजिट से भी काम आ जाएगा, 2 एकम 2, यूनिट डिजिट 2 1 में ही है, इन तीनों में नहीं है, यही आंसर है, लेकिन फिर भी कर लो गुणा। 21 दूनी 42, हासिल के 4, 21 पंजे 105 और 4, 21 दूनी 42, 4, और कुछ गुणा गलत हुआ है क्या? 109 आ रहा है ना? 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 32, 4 चौक 16 3 48 गुणा 7, 21 दूनी 42, 4, 21 पंजे 105, 105 और 4 109, 21 छिक्के 126 और 10। कुछ गड़बड़ हुई है बच्चा, चेक करके बताओ मुझे, कहां गड़बड़ हुई है? 336 होगा, कहां होगा 300? ये वाला 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, हाँ ये वाला, ये वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर मिस्टेक हुई थी। 336 दूनी 672, 672, 21 दूनी 42, 4, 21 सत्ते 147, 147 और 4 151, 15, 21 सिक्के 126 और 15 141। ठीक है, ओके, 14,112, 14,112। ठीक है, ओके। अब आप इसका कोई सा भी मेथड देख लो, आपको सर कोई और मेथड हो, भाई इतना ही टाइम लगना है, क्योंकि संख्या ऐसी है, संख्या ऐसी है, इतना ही टाइम यहां पर लगना है। अब फिर छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम,
कि भैया ऐसी संख्या जो 672 से कटती हो, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। तो लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी ज्यादा हमें नॉलेज चाहिए। अभी इसी को रखो, आप धीरे धीरे मैं बता दूंगा, वो जो छोटी छोटी टूल्स है ना, वो टूल्स भी बता दूंगा मैं आपको, इनसे बचने के लिए टूल्स, कि ऐसी ऐसी चीजों से बचने के लिए क्या वो टूल्स हैं जिनको लगाएं हम, वो बता दूंगा आपको, डोंट वरी। 144, 360 और 450 का एलसीएम बताओ, जल्दी से बताइए। 144, 360 और 450 का एलसीएम क्या होगा? कैसे करें, कैसे करें? 144, 360, 360 और 450। देखो 9 से कट रही है तीनों संख्या, तीनों की तीनों संख्या 9 से, तो पहले 9 को ही कॉमन ले लो। तो 9 एकम 9, 9 छिक्के 54, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब शुरू कर लो दो वो से, दो से करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 20 बार, 2 से करेंगे 25 बार। 2 से ले लो, 2 चौक 8, 2 धाम 20, 25 ऐसे ही लिख दो। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 ऐसे ही लिख दो। और फिर 2 से कर दो 1, 5 ऐसे ही लिख दो, 25 ऐसे ही लिख दो। अब 5 से करेंगे 5 एक 1, 5 एकम 5, 5 पूरे 25, और फिर 5 से करेंगे 1 1 1। अब इनकी गुणा कर दो, 5 पूरे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 100 दूनी 200, और 200 दूनी 400, और 400 की 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 400 की 9 में गुणा करेंगे तो 3600। कितना आ जाएगा बच्चा? 3600। नीचे से गुणा कर दिया, 5 पूरे 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200 दूनी 400, 400 की 9 में गुणा करेंगे तो 3600 हमारा जवाब आ गया, 3600। ये सवाल देखिए, सवाल है 51, 18, 432, 144 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 51, 18, 432 और 144 एलसीएम। अच्छा, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9, कोई भी संख्या मैं आपको दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं, कैसे डिसाइड करोगे आप? कैसे? बच्चे 9 की डिविजिबिलिटी होती है, कोई भी नंबर अगर मैं आपको दूं और मैं पूछूं कि चेक करो ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो आप ना उसके अंकों को जोड़ देना, और अगर उसके अंकों का योग 9 से कट रहा है, कोई भी नंबर, उसके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट रहा है, तो आप कह दोगे सर ये संख्या 9 से कटेगी। और उसके अंकों का योग अगर 9 से नहीं कटा, तो आप कह दोगे सर नहीं कटेगी। अब जरा याद करो उस समय को, जिस समय मैंने आपको यह बताया था एलसीएम क्या होता है। वो समय था जब मैंने आपको बोला था कि अगर इन संख्याओं का आपको एलसीएम चाहिए, तो आपको 51 का गुणज मल्टीपल्स बहुत सारे निकालने हैं, 18 के मल्टीपल्स, 432 के मल्टीपल्स, 144 के मल्टीपल्स, बहुत सारे मल्टीपल्स निकालेंगे। और जो सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज जो चारों में कॉमन होगा, जो क्या होगा? जो चारों में कॉमन होगा, वही मेरा एलसीएम होगा। क्या ये कहानी दिमाग में क्लियर है? क्या ये कहानी दिमाग में क्लियर है कि इन सब के मल्टीपल्स निकालेंगे और वो मल्टीपल्स जो चारों में कॉमन होगा वही मेरा आंसर होगा? यस। क्या यहां से एक बात क्लियर है कि हमारी संख्या 51 से भी कटने वाली होगी, क्योंकि 51 के पहाड़े में आएगी, 18 से भी कटने वाली होगी, 432 से भी और 144 से भी। इन चारों से कटने वाली संख्या ही हमारा एलसीएम होगी। अब जरा देखो, अगर संख्या 18 से कट रही है, भाई वो 18 के मल्टीपल में भी तो आ रहा होगा एलसीएम,
18 के गुणज में भी तो आ रहा होगा एलसीएम। तो 18 से कटने वाली संख्या, क्या हमारा 18 9 से भी कटता है? 9 दूनी 18। तो जो संख्या हमारी 18 से कटेगी, क्या वो 9 से भी कटेगी? क्या तुम्हारे दिमाग तक ये बात पहुंची? मैंने क्या बोला? हमारा एलसीएम इन सभी के गुणज में जो कॉमन होगा, सबसे छोटा वही होगा। इन सभी का गुणज मतलब 51 से कटने वाली संख्या लिखो सारी, 18 से कटने वाली, 432 से 144 से। मैंने कहा अगर मैं 18 से कटने वाली संख्या लिखता हूं तो क्या जो एलसीएम होगा वो 9 से भी कटेगा? क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। यानी कि मेरा उत्तर जो होगा वो 9 से कटने वाली संख्या होगी कि नहीं? जो मेरा आंसर होगा, क्या मेरे भाई वो 9 से कटने वाली संख्या होगी कि नहीं? आपको 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। आपको वो संख्या उठानी है जो 9 से नहीं कटेगी, जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा, वो आंसर नहीं होगा। 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22। क्या 9 के पहाड़े में 22 आता है? ना। 7 3 10, 10 और 4 14, 14 4 18। ये 9 से कटता है? हाँ। थोड़ी देर रुक जाओ, 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। 7 और 2 9, 9 18, 18 4 22। 7 3 10, 10 2 12। नहीं कट रहा 9 से। 3 गलत ऑप्शन हटे, चौथा सही हो गया। ये एलसीएम है। ये ट्रिक मैं आपको भविष्य में आने वाले समय में सिखाने वाला था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट में इतनी आफत मचा दी कि मुझे अभी बतानी पड़ी ये ट्रिक। और इसका कुछ हिस्सा बताया है मैंने आपको, कुछ हिस्सा। आगे चल के और भी देखेंगे जिसमें पेन ही ना उठाना पड़े। ओके, चलो आप अपने इसे बेसिक मेथड से भी कर लेना कि भैया यहां 9 3 से ले लो, 3 से जाएगा 17 बार, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 से ले लो 17, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 से जाएगा 16 बार। अब 2 से ले लो या 3 से ही ले लो, पहले 3 से कटने वाली संख्या को हटाओ। 3 से जाएगा 16 3 48, ये 16 ऐसे रहने दो। अब 2 से आ जाओ, 17, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब 8 को ही ले लो क्योंकि 8 8 दोनों में सेम है ना, तो 1 1 और 1। और अब 17 को ले लो, 1 1 1 1। इनकी गुणा कर देना सबकी, और जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 7344। क्या मिलेगा? 7344। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आते हैं टाइप 2 के पास। ये सवाल देखिए, 30 और 50 का HCF क्या होगा? 30 और 50 का HCF। चलो होमवर्क दे रहा हूं, कल यहीं से शुरू करेंगे। आज की क्लास का रिवीजन करके आना। कल जो बच्चा आज की क्लास का रिवीजन नहीं करेगा, कल वाली क्लास में मत आना भैया, साफ सीधी बात है। मैं खड़ा करके भगा दूंगा क्लास से, ठीक है? पिछले वाले गेट से निकाल दूंगा मैं, अगर आज वाली क्लास का रिवीजन करके नहीं आए कल की क्लास में। सभी को वार्निंग दे रहा हूं मैं, ठीक है? बाउंसर को बुलाऊंगा और क्लास से बाहर करवा दूंगा। ओके, तो मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।